नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ हैं सुनील राउत जो बिहार चुनाव पर लगातार सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। अब सवाल ये बिहार के बीच में सीटों को लेकर बवाल है और बवाल को लेकर सवाल ये है कि यहां महागठबंधन में पेच और फंस गया और ऐसे ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं। नामांकन की तारीख निकल गई लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाए और जो तय हो गए तो आपस में घमासान शुरू हो गया और ये घमासान किसका खेल बिगाड़ेगा यही हम समझेंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में और उसके सहयोगी दलों में खासी मशक्कत के बाद ये तो साफ हो गया, उनके कैंडिडेट तस्वीर के तौर पर साफ आ गए कौन कहां से लड़ेगा। अब यहां तो लड़ाई चल रही है कि कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन कौन वास्तव में किसके खिलाफ लड़ेगा, किसके खिलाफ लड़ेगा, तो ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे। नहीं। और इस बीच चूंकि मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि कांग्रेस को जो करना था कांग्रेस ने कर दिया। 48 नाम अपने घोषित भी कर दिए, वो हम बाद में समझेंगे। उन्हीं 48 में से कई सीटें हैं जहां पर पेच फंस रहा है। नहीं, सबसे बड़ा आज जो प्रश्न है अमित जी, ये प्रश्न ये है कि महागठबंधन कितना अटूट है और कितना जो है उसमें टूट है, क्योंकि महागठबंधन है भी या नहीं। सवाल तो ये है, आप भाई दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, महागठबंधन नहीं हो तो महालठबंधन चल रहा है। मतलब अगर कैसा भी गठबंधन हो, नामांकन खत्म हो गया टाइम। आज नामांकन की तारीख पहले चरण की खत्म हो गई और आप यही तय नहीं कर पाए कि भैया कितनी सीटें तुम्हारी और कितनी मेरी। और उसी बीच में वीआईपी ने ऐसा कर दिया कि बताइए मुकेश साहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात। अब मुकेश साहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके अलावा एक आप बात बता दे रहे कि पप्पू यादव को खदेड़ा गया, सिर्फ पीटा नहीं गया। और किसने खदेड़ा? आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। क्यों खदेड़ा? बोले कि जी हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तेजस्वी यादव के खिलाफ। क्योंकि जब भी पूछो पप्पू यादव से मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कहते भाई तय नहीं है अभी कौन होगा। नाराजगी है, कह रही मुकेश सहनी की बात निकली, उनको अभी तक उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई कि एक बार तो मुंह से कहते थे कि अगर सरकार आई तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, वो नहीं हुआ। मुकेश सहनी की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। अब वो अंतिम में उनको 60 सीटों से आके 15 तक आ गए, वो भी नहीं हो पाई। हाँ, और उसमें भी इनको कहा गया कि भैया बोल तो दो मुंह से, लेकिन उसको आश्वासन दिया गया है कि भैया तुमको बनाएंगे डिप्टी सीएम, लेकिन बोले कि सार्वजनिक बोलो ना। राजनीति में ऐसे पर्दे के पीछे बोलने की कोई वैल्यू नहीं है, आप सार्वजनिक तौर पर बोलिए तो उसको माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने आ रही है कि नामांकन का वक्त खत्म हो गया, पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो गए, जिसको जहां मन पड़ा वहां से उम्मीदवार उतर दिए। अब जैसे जो महाराष्ट्र में हुआ था, फिर देखिए यही होगा। तिवारी जी, दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन जिसको हम कहते हैं, वो कथित महागठबंधन है, क्योंकि महागठबंधन है ही नहीं। होता महागठबंधन तो उस महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने नहीं होती। आम आदमी पार्टी चुनाव अलग से लड़ रही है बिहार में, भाई महागठबंधन में गिनते हैं ना आप उनको। ये कहते हैं एक्सेप्ट बीजेपी को छोड़ के, एक्सेप्ट बीजेपी जितने भी हैं महागठबंधन वाले, और चुनाव लड़ने की जब बारी आते हैं सब बिखर जाते हैं। तो भैया ये जो महागठबंधन कथित महागठबंधन है, ये इसकी तो पोल खुल जाती है और फिर आप अंत में आके कहेंगे जी कि वो वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी नहीं हो गया, महागठबंधन चोरी हो चुका है पूरा। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए चुनाव जो होता है, चुनाव में एक एक जिसे कहते हैं ना खेल के मैदान की तरह है कि कैसे कैसे आप खिलाड़ियों का प्लेसमेंट कर रहे हो, तो वो नहीं हो पाए, उसमें समझने वाली बात है। प्लेसमेंट एक तो ये हो गया कि आपकी रणनीति फेल हो गई, इससे पता चला है। दूसरा इससे पता चलता है कि सामंजस्य मन नहीं मिल रहा है। हम चूंकि बात कर रहे थे, अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में 2 सीटों पर तो इतना ईगो क्लैश हुआ, आपस में टकराट हो गई। वैशाली सीट हो, लालगंज हो, जाले हो, ये प्रमुख सीटें बता रहा हूँ, बिल्कुल वहां कांग्रेस का सिंबल दे दिया गया और आरजेडी के जो दावेदार थे वो लड़ने तैयार हो गए। उन्होंने कहा हम तो लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल। तो अब इसको क्या मानेंगे, और वो भी उस स्थिति में हमको समझना होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब आपने पिछला बिहार चुनाव का परिणाम देखा है तो एक एक सीट का आंकड़ा देखा होगा कितना इंपॉर्टेंट हो गया था। 5 सीटें भी जिसके पास थी वो अपने आप में बड़ा हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जब सपोर्ट की बात आएगी तो क्या जो लोग एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन के ही लोग हैं चुनाव लड़ेंगे तो किसको डैमेज करेंगे, ये तो समझना होगा ना। वो अपने इसके लिए उदाहरण हमें समझना पड़ेगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के बहुत वफादार लोग, और वहां पर महागठबंधन वहां पर भी था, शिवसेना, और वहां पर यही स्थिति थी जो आज बिहार में है कि नामांकन का आखिरी दिन आ गया और इन लोगों की बैठकें चलती रही और ये तय ही नहीं कर पाए कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। और अंत में जो सोलापुर जहां मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वहां शिवसेना ने भी उम्मीदवार उतार दिया, वहां कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चुनाव में आए आंकड़े ऐसे आए
कि वो फिर आप कहे कि महाराष्ट्र में जी फिर वही वाली बात जो कहते हैं हम। तो आपकी रणनीति, दूसरा इसका मैसेज क्या जाता है जनता के बीच में? मैसेज यही जाता है कि एक जो अपोनेंट है आपका अमित शाह, देखिए वहां पे भी लट्ठमबाजी थी, बहुत ऐसा नहीं कि महागठबंधन, हाँ, लेकिन कितनी चतुराई से अमित शाह ने मामले को समझ लिया। सारे दल कब? हाँ, नामांकन से पहले सब देखिए अभी कोई हाँ, मैं वही कह रहा था। तो यही बस संदेश भी देते हैं ना कि भैया जो आप घर को नहीं संभाल पा रहे, आप गठबंधन के दलों को नहीं संभाल पा रहे हो, बिहार को कैसे संभालेंगे? कह रहे जी, कल अमित शाह ने एक चैनल में बड़ा इंटरव्यू दिया और उनसे बार बार पूछा गया कि मुख्यमंत्री, उस पर बड़ा विवाद भी हुआ, हालांकि उन्होंने कहा कि वो जेडीयू के लोग फिर सामने आ गए कि अरे यार वो बेवजह का मुद्दा बना रहे हो आप, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि बोले कि तेजस्वी यादव ये जो हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मिनिमम लेबर वेज जो है बिहार में, मिनिमम वेज उसके हिसाब से भी 38,000 रुपए कम से कम तनख्वाह देनी होगी अगर एक को सरकारी हम नौकरी देते हैं तो, एक को। अब एक को सरकारी नौकरी देंगे तो उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए, उतना पैसा उन्होंने जोड़ के बताया अगर इतने लोगों को नौकरी देते, और कहा 3 लाख कुछ करोड़ रुपए का बजट है बिहार का। तो बोले तेजस्वी से ये मत पूछो कि नौकरी दोगे कि नहीं दोगे, बोले ये पूछो लाएगा कहां से पैसे इतने सारे। तो ये बोले कि जुमला दे रहे, क्योंकि बाकी बोले सब इसमें तो फेल है, तो कम से कम यही जाना। अब ये कांग्रेस इस मामले में बड़ी फंसी हुई है। अब कन्हैया कुमार एक चैनल में टीवी इंटरव्यू देने गए थे, तो उनसे भी पूछ लिया कि बोले कि यार वो बिहार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बाकी कांग्रेसी तो जैसे अशोक गहलोत गए थे एक जगह पे, अशोक गहलोत ने साफ उनसे, मुख्यमंत्री आदमी, समझदार आदमी, बोले नहीं नहीं वो जब घोषणा पत्र आएगा संयुक्त हमारा उसमें देखेंगे। तो कन्नी काट गए। पप्पू यादव से पूछा गया, बोले कि नहीं भैया संभव नहीं, इतनी बिहार में नौकरी कहाँ है। बोले कि वो आप समझ नहीं पा रहे, तेजस्वी जी ने सरकारी नौकरी नहीं बोली, रोजगार बोला है। अब कन्हैया से इंटरेस्टिंग बात, कन्हैया से पूछा गया कि भैया नौकरी, तो बोले कि यार जो कह रहा है एक बार उसको वोट दे के देख लो ना। भाई नहीं दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं दे पाएगा तो अगले बार मत देना। नहीं, हाँ, नहीं। और दूसरी मूर्खतापूर्ण एक बात देखिए, कन्हैया तो जेएनयू से पढ़े हुए हैं और पता नहीं, लेकिन उनकी मूर्खतापूर्ण बात पता है क्या है, जिस पर सब लोग हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे सकते 2 करोड़। बोले जैसे अभी अडानी एक वहां पर वो लगा रहे हैं बड़ा प्लांट, तो बोले सरकार कह देगी जी कि भाई आप जितने बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दो। अब ये मूर्खतापूर्ण बात है कि क्या अडानी सरकारी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन वो कहे कि अडानी से कहेंगे कि सरकारी नौकरी दे दो, तो बोले ऐसे कारोबार लगेंगे। तो बोले सबसे ये क्या होगा ना कि इस चीज में सबसे बड़ी बात ये कि ये तो हो गई वैचारिक तौर पे बात, कि कोई कुछ कह रहा है, कोई सहयोगी दल कह रहा है, लेकिन घूम फिर के सवाल वही आएगा जो सीटों का गणित है, क्योंकि उसी पर आफ्टर ऑल चुनाव लड़ा जाएगा। आफ्टर ऑल अंततः वही स्थिति होगी कि आपका रोड मैप क्या है सीटों का, और सीटों के बंटवारे में अगर संतुलन नहीं बैठा तो वो सोचने वाली बात होगी। इसलिए कांग्रेस तो अपना फ्रंट फुट पे खेल गई। कांग्रेस 48 नाम घोषित कर दिए, 60 कांग्रेस की इच्छा है लड़ने की। अब उस 12 सीटों में भी अगले चरण के चुनाव तक का मतलब अंतिम दिन तक वो विकल्प तो खुला ही है, विकल्प खुला ही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सीटों के इसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तिवारी जी, ये सवाल आपसे है कि क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे अंतिम चरण के अंतिम दिन तक अगर ये नूरा कुश्ती चलती है और एक सीट पर 2-2, 3-3 उम्मीदवार महागठबंधन की उतर जाते हैं, तो इसका असर क्या होगा? और दूसरा, क्या इससे ये संदेश नहीं गया कि ये जो महागठबंधन नाम की जो ये पोटली है, ये मतलब सिर्फ पुड़िया है, ये जब भी खुलती है तो इसमें से मतलब इसका फिर भेद खुल जाता है पूरा, ये जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करता है महागठबंधन। नहीं, बिल्कुल इसमें, क्योंकि वो चीज इसलिए भी हो जाती है कि अगर आप इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हो, स्टेट का, राज्य का चुनाव है, तो उसमें पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए था। और चलिए मान लिया, हम ये भी मान लेते हैं, कौन सा बीजेपी में भी सब कुछ पहले था, लेकिन अंततः वो हो गया बीजेपी में नहीं, और ज्यादा दल तो बीजेपी में, इनसे ज्यादा दल, क्योंकि ये डिमांड चली आते आते कि पहले सहनी 60 मांग रहे थे, फिर 15 तक बात गई। ऐसा तो है नहीं कि जितने रणनीतिकार है महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, तमाम लोगों के पता नहीं था कि किसको क्या डिमांड है। लेकिन अब फाइनल जो सूरत बन रही है उसके फर्क पड़ जाता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि नहीं अच्छा उनको लड़ना है, लड़ लेना। नहीं, अब उनको लड़ना है तो लेकिन उससे क्या होगा, आप मान लीजिए जैसे गिन के 10 सीटें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वो 10 सीटों का भी नुकसान होता है, दोनों एक ही विचारधारा यानी महागठबंधन के लोगों की आपसी, मान लीजिए आपने अपने कैंडिडेट को ये भी कह दिया, चाहे कांग्रेस या आरजेडी, कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, हमारी बात हो गई, यहाँ से कांग्रेस, यहाँ से आरजेडी लड़ेगी, लेकिन क्या लगता है आपको भीतरघात नहीं होगा उस सीटों पर? और वो भीतरघात जो होगा वो आफ्टर ऑल महागठबंधन की परफॉर्मेंस पे असर तो डालेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये कि नहीं, मैं ये वही कह रहा हूँ तिवारी जी, क्योंकि आप देखिए कि इसमें जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो तो जा रहा है कि भैया, और दूसरा ये भी खुल के सामने आ रहा है कि आपके पास, आप बिहार के युवाओं को नौकरी देने की, निवेश लाने की और सबकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पहली परीक्षा जो आपके पास है कि
आपके चुनाव लड़ने का जो प्लानिंग है वही आपका ऑन पेपर नहीं है, तो भाई नौकरी देने का कहां से होगा? नहीं, वो भी तब तक आते आते हाँ। कि जब नॉमिनेशन की बात आ जाए। बिल्कुल। और मैंने क्यों कहा बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये भाई। कितने दल है आप, वाम दल है, कांग्रेस है, आरजेडी और वीआईपी साहनी, भाई 4-5 दल है आप, और पहले से अगर 1-1.5 महीने पहले आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, और आप अगर नहीं मना पा रहे अपने दल के लोगों को, तो इसके मतलब आपके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल है। हाँ, वो इसलिए कि आप भाई वो तो और ये तो बताया जा रहा है कि हर जगह होता है। ये तो बताया जा रहा है कि राहुल और तेजस्वी के बीच भयंकर खटास चल रही है। अब राहुल गांधी को ही ले लीजिए, चुनाव बिहार में है, घूम उत्तर प्रदेश और हरियाणा रहे हैं, हंस रहे हैं लोग और कह रहे कि यार कैसे ये नेता है, कोलंबिया घूम घाम के आ गए। आप बोले कि बिहार तो चले जाओ भैया, तो गए उत्तर प्रदेश हरियाणा ये घूम रहे हैं। तो उन्होंने मतलब उनकी नॉन सीरियसनेस जो है, अब तेजस्वी भी बता रहे किसी बात से चिढ़े हुए कि भैया जहां मैदान है, मैच होना है पाकिस्तान के खिलाफ और आप जा रहे हैं बांग्लादेश, तो ये वाली राहुल गांधी की जो स्थिति है कि इससे नुकसान नहीं होगा आपको लगता है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं जैसा आपकी जानकारी की तेजस्वी को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, उन्हें ये भी नहीं है, और सीटों को लेकर भी, क्योंकि जिस तरह से भाई कांग्रेस अपने जिद पे अड़ी हुई है, और इनको पता है कि बिहार में आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछली बार हमने इतनी सीटें दी, कितनी जीती आपने? 19 सीटें। तो भैया आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो। और इस बार कांग्रेस ने ये शर्त रख दी कि हमको पिछले बार जैसी हारने वाली सीटें मत दो आप, हम जीतने वाली सीटें चाहिए हमको। तो जहां से आरजेडी जीतते रहिए वो सीट मांग रहे हैं। अब वो आरजेडी कैसे दे दे इसको? तो आरजेडी के सामने तो बड़ा संकट पैदा हो गया। तो वो वही कांग्रेस के सामने है। यहीं पे तो आगे ना, जैसे मैंने वैशाली और लालगंज का उदाहरण दिया, वहां कांग्रेस के दबदबे वाली वो सीटें कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे। कांग्रेस क्यों छोड़ेगी? तो आरजेडी भी क्यों छोड़ेगी? आरजेडी का जो आप बता रहे हो कि ऐसे आरजेडी ने भी मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्षेत्रीय संतुलन में तेजस्वी के सामने भी वही स्थिति आएगी, खासतौर से तेजस्वी के सामने, कि उनका जो आरजेडी का किला है वो क्यों चाहेंगे कि वो अपना किला किसी को दे दें, है ना? तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो पहले हम बात कर रहे थे कि बैठ के जो निर्णय है, सहमति, वो अगर टाइमिंग उसका खेल है कि अगर टाइमिंग पे करते तो मेरे हिसाब से शायद उसका असर नहीं बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर जो महागठबंधन में लठबंधन जो चल रहा है, लट्ठम लट चल रही है। और दर्शकों से हम पूछना चाहेंगे, आज का विषय हमारा वही था कि अंतिम नामांकन का समय खत्म हो गया, आप लोगों के बीच अभी तक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई लिस्ट आपने जारी नहीं की कि इतनी इतनी सीटों पर भाई हम लड़ेंगे। अभी सिर्फ अपनी सीटें जारी की, मतलब कौन कितनी सीटों, कौन कितनी सीटों से लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। दूसरा ये कि जिसके मन में जहां से आ रहा है वहां से वो टिकट दे रही है। दिल्ली से राहुल गांधी वो सिंबल दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव वहां से सिंबल दे रहे हैं, मुकेश साहनी अपना। अब पता नहीं, दो चीजों की बड़ी चर्चा हो रही है। एक तो मुकेश साहनी ने आज ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और दूसरा जो है वो उन्होंने, प्रशांत किशोर ने भी ऐलान कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कहा यह जा रहा है कि जो एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है, वहां जो सर्वे पे सर्वे आ रहा है, इन नेताओं की बैकफुट पे गए, जो इन नेताओं को नहीं समझ आ गया है। तो जो सहनी है, सहनी ने एक और चीज कमिटमेंट कर लिया है, जो अंदर की खबर है कि भैया हमें एक राज्यसभा की सीट चाहिए होगी। तो सहनी उस प्लानिंग में कि भैया यहाँ रहेंगे तो कुछ तो मिलेगा नहीं, विधायक बन के रह जाएंगे और पता नहीं वहां हार जाए, विधायक भी जिस सीट से लड़े हार जाए। तेजस्वी के बारे में खबर है कि वो जिस विधानसभा उनकी जो राघवपुर जो सीट है वहां पेच फंस रहा है, लेकिन चूंकि तेजस्वी को मैसेज देना है, हार भी जाएंगे भाई, लेकिन अगर 2 सीटों से लड़ लेंगे तो जनता के बीच बुरा मैसेज जाएगा। तो तेजस्वी ने गांव चलाया कि कोई नहीं यार हारेंगे, क्योंकि राघोपुर में इनका भाई जो है तेज प्रताप, वो इनके लिए मुश्किल बन रहा है, साथ ही साथ आपके पीके का उम्मीदवार है। तो ये जो सब समीकरण जो बैठ रहे हैं, तो ये तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि जनता के बीच संदेश बेकार जाएगा, खराब जाएगा, और एक लगेगा कि नहीं यार ये हार। वैसे लड़ना भी चाहिए जब आप लीडर हो। ये तो जनता तो ठीक है, पहले कार्यकर्ता का मोरल चला जाएगा कि हमारे नेता को 2 सीटों से लड़ना पड़ रहा है। 2 सीटों से। जैसे प्रशांत किशोर को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि भाग गए, कह रहे थे कि मैं आऊंगा राघोपुर, प्रचार शुरू किया, उन्होंने माहौल बनाया, कहते हैं कि माहौल आप बना दीजिए, और अंत में जब बारी आए तो वो हो गए। तो यही उनके साथ हुआ। तो कुल मिलाकर जो है ये महागठबंधन में जो चल रही है उहापो, बरक्स उसके एनडीए है, जो हमने बताया कि एकदम वहां पर भी थी, वहां पर भी बहुत खबरें आई, लेकिन उन्होंने अंततः जो है वो लीपापोती करके लेवल कर लिया सारा मामला। और जनता, बिहार की जनता के सामने कि भाई किसकी प्लानिंग जो है वो बढ़िया है, कौन बिहार का विकास कर सकता है, कौन उसके लिए सजग है, और कौन कितना आपस में जो किसके मन मिल रहे हैं। अब सवाल ये भी एक पैदा हो जाएगा तिवारी जी कि भाई लोग सोचेंगे कि चलो भाई महागठबंधन की सरकार आई, अब भैया सीटें ही तय नहीं कर पा रहे हैं, चुन के भी दे दिया तो मंत्रिमंडल में फिर क्या होगा? फिर ये बिहार का विकास होगा कि बंटवारा होगा?
पहली तो भाई मैं संक्षिप्त में इतना ही हाँ, कहूंगा, पहली तो प्रायोरिटी ये होगी ना कि आप चुनाव कैसे जीतो। हाँ हाँ चुनाव आप तब जीतते हो जब यूनाइटेड पूरी तरीके से हो जाते हो। अगर मान लीजिए आपका मोर्चा मजबूत है तो आप किला फतेह करते हो। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि अगर सीटों को लेकर इतना पेच फंसा हुआ है तो। चलिए, तो बिहार की जनता से हम आप ही से कहेंगे, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में जो ये महाटूट जो चल रही है, एक तरह से जो अटूट जिसको बताया जा रहा है, लेकिन वो टूटा हुआ दिख रहा है, बिखरा हुआ दिख रहा है, क्या इसका बिहार चुनाव पर असर होगा, क्या इसके परिणाम आएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और बिहार से जुड़ी हर खबर के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।